नमस्कार, मैं देवशंकर नवीन भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर हूँ। ईपीजी पाठशाला के अंतर्गत पाश्चात्य काव्य शास्त्र पत्र में इस समय हम लोग इतिहास और मिथक विषय पर बात करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप मिथक और पुराण के रिश्ते को समझ सकेंगे। मिथक निर्माण में इतिहास की भूमिका जान पाएंगे। मिथक और इतिहास में भेद कर सकेंगे। मिथक पर पाश्चात्य विद्वानों की राय जान पाएंगे और हिंदी साहित्य में मिथकों के प्रयोग की सार्थकता से परिचित हो सकेंगे। इतिहास और मिथक का संबंध बहुत पुराना है। कई बार इतिहास मिथक की तरह हमारे सामने आता है, तो फिर कई बार मिथक को इतिहास सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। प्रारंभ में भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। वाचिक परंपरा द्वारा ही घटनाएं या कि रचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से फिर तीसरी पीढ़ी में नवजीवन पाती जाती थी। माना जाता है कि अंग्रेजों के आने के बाद हमारे यहाँ इतिहास लेखन की विधिवत शुरुआत हुई, पर सच्चाई कुछ और है। हमारे यहाँ साहित्य और इतिहास में बहुत फर्क नहीं किया जाता था। बावजूद इसके मुगल शासन में इतिहास के कई ग्रंथ लिखे गए। उससे पहले विदेशी यात्रियों ने भी अपने यात्रा वर्णन में भारत के विभिन्न भूभागों का इतिहास लिखने की कोशिश की। इतिहास एवं मिथक के संबंधों के विवेचन से पता चलता है कि मिथक का जन्म ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में होता है। अतीत की घटनाओं एवं तथ्यों का वास्तविक प्रस्तुतिकरण ही मिथकीय विश्लेषण होता है। पुरावृत्तों में प्राचीन इतिहास के तत्वों का पूर्ण रूपेण समाहार मिलता है। असल में मिथ शब्द यूनानी मुथौस से आया है, जिसका अर्थ है मौखिक कथा। अरस्तु के यहाँ मिथ शब्द का प्रयोग कथाबंध या गल्प कथा के रूप में मिलता है। मिथक को भारतीय संदर्भ में आदिम युग के वास्तविक विश्वासों की अभिव्यक्ति माना गया है, जो आख्यानपरक भी है और प्रतीकवत भी। मिथक की उपादेयता को प्रायः सबने स्वीकारा है। इसका एक कारण यह है कि मिथकों में मूलभूत समस्याओं के समाधान तक पहुंचने की चेष्टा होती है। किसी भी संस्कृति की पहचान के लिए इनकी उपादेयता असंदिग्ध है। यह भाषा के पुनर्सृजन का उपादान भी है। मिथ के स्वरूपादि पर अनेक विचार मिलते हैं। दार्शनिक तत्वशास्त्री, समाजशास्त्री, मनोविश्लेषक, इतिहासकार, कलाकार सब ने मिथकों को अपने अपने दृष्टिकोण से देखा है। इसलिए किसी एक पर सहमत होना कठिन है, पर कहा जा सकता है कि मिथक महज कोरी कल्पना नहीं है, वह अपने समय का एक सामाजिक यथार्थ भी है। मिथकीय कल्पना के संबंध में कहा गया है कि मिथकों का कथ्य आज कल्पना का विषय बन चुका है। यह कल्पना सामान्य कवि कल्पना से भिन्न होती है। 17वीं 18वीं शताब्दियों में कपोल कल्पना समझा जाने वाला मिथक आज मनोविज्ञान और विज्ञान के नवोन्मेष के साथ अपना अर्थ बदलने लगा है। कॉलरिज, एमरसन, नीत्शे आदि ने इसे नए रूप में ही ग्रहण किया। इसे कविता की तर्ज पर एक खास प्रकार का सत्य माना गया, ऐतिहासिक सत्य का पूरक माना गया। इसलिए यदि कोई रचनाकार मिथक को लेकर अपने समय की रचना करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले मिथक की गहराई में जाकर उसमें निहित सामाजिक यथार्थ को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा वे उसके अभिधानात्मक रूप में ही उलझ कर रह जाएंगे। मिथक की उपयोगिता को लेकर अज्ञेय ने जिस खतरे की ओर संकेत किया, उससे मिथक के प्रयोग के प्रति नए कवियों की दृष्टि का पता चलता है। उन्होंने कहा कि मिथक की उपयोगिता केवल इस बात में मानना
कि वह पुरातन और अधुनातन में एक सतत समानांतरता दिखाते चलने का साधन है, या कि समकालीन इतिहास की अराजकता व्यर्थता को नियंत्रित अनुशासित रूप में प्रस्तुत करने में सहायक होता है। मिथक को समझना हो न हो, अधुनातम इतिहास के साथ गलत नाता जोड़ना है। उन्होंने कहा कि अगर समकालीन इतिहास अराजक है और हम मिथक के द्वारा उसमें सामंजस्य या व्यवस्था का आभास उत्पन्न कर भी लेते हैं तो अपने को धोखा देने के अलावा क्या करते हैं। लिहाजा आगे के रचनाकार मिथक आधारित अपनी रचना में मिथक की कई व्याख्या करने तक सीमित नहीं रहते। वे उससे जुड़ी रूढ़ियों से उसे मुक्त भर कराने का उद्यम नहीं करते। वे मिथक में निहित सत्य तक पहुंचकर अपने समय के सत्य को अभिव्यक्त करते हैं। इस अर्थ में वे मिथक में निहित सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक तत्व का संधान कर अपने समय के सत्य को अभिव्यक्ति देते हैं। इस सिलसिले में हम थोड़ा मिथक और पुराण के संबंधों को जांचने की कोशिश करें तो देखते हैं कि अंग्रेजी के शब्द मिथ का हिंदी रूप मिथक है। इस शब्द का प्रयोग पहली बार आधुनिक काल में देखने को मिलता है। हिंदी जगत में यह शब्द आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। मिथ और मिथक अपनी अर्थगत संकल्पनाओं में समान नहीं है। मिथ प्रायः तर्क के विपरीत कल्पनाधर्मी माना जाता है, पर तथ्य है कि अलौकिकता के समावेश के बावजूद मिथक लोकानुभूति का वाहक होता है। मिथ के कल्पनाधर्मी अर्थ को मानने वाले विद्वान वेदों और पुराणों को इतिहास से परे कल्पना का चमत्कार मानते रहे हैं। इधर यह धारणा बदली है। इतिहास और मिथ या पुराण कथाओं के बीच की खाई संकल्पना के धरातल पर बहुत हद तक पट चुकी है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि कल्पना के बावजूद कवियों ने प्रत्यक्ष रूप से अपने समकालीन मानव जीवन का चित्रण किया है। देवताओं अथवा अवतारी पुरुषों के रूपों में बहुत कुछ अनजाने में अपने समाज का चित्र प्रस्तुत कर दिया है। दरअसल किसी भी मिथक के निर्माण में लोक विश्वास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए राम के एक होते हुए भी उनकी कथा के न जाने कितने रूप हमारे देश की अलग अलग भाषाओं में मिलते हैं। राम और कृष्ण के होने या न होने को लेकर लोक समुदाय में कभी कोई प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन विद्वत समाज चूंकि तर्कशील समाज होता है, अतः वहां राम और कृष्ण की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठते रहते हैं। विदित है कि भारतीय मानस में श्रुतियों का बहुत महत्व है। छोटी सी घटना भी जब जनमानस के बीच आती है तो उसका रूप बहुत कुछ बदल चुका होता है। इस क्रम में हम मिथक निर्माण में इतिहास की भूमिका पर बात करें तो साफ दिखाई देता है कि मिथक मात्र कोरा इतिहास नहीं होते। वे यथार्थपरक जीवन परिस्थितियों एवं मानवीय संवेदनाओं की प्रस्तुति में सहायक सिद्ध होते हैं। मिथक ऐतिहासिक संवेदना की अभिव्यक्ति है। उनमें स्वर्णिम अतीत की झांकी दृष्टिगत होती है। इतिहास व्यक्ति केंद्रित होता है और यहाँ संकुचित दृष्टि रहती है। उसकी तुलना में लोक जीवन की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति मिथक द्वारा अधिक और व्यापक पैमाने पर संभव होती है। जातीय जीवन के सांस्कृतिक ऐतिहासिक मानव अस्मिता एवं गौरवशाली आदर्श की मूल्य परंपरा कथात्मक एवं प्रतीकात्मक संदर्भों के साथ लोकमानस को उच्चतम परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। युगीन सत्य तथा परिवेशगत यथार्थ को अभिव्यक्ति देने के लिए मिथकीय
तत्वों एवं घटनाओं का सामंजस्य कर रचनाकार अपनी रचना को जातीय चेतना के फलक पर प्रतिष्ठित करते हैं। आदिम धारणाओं के विकास की अवस्था मिथकीय सत्यों का उद्घाटन करती है और इस तरह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रचनाओं तथा पात्रों को सार्वकालिक एवं सार्वजनिक बना देती है। मिथकीय संवेदना के फलक पर ऐतिहासिक एवं सृजनात्मक विश्लेषण सांस्कृतिक मूल्य को प्रस्तुत करने में सतत प्रयत्नशील रहा है। स्पष्ट है कि मिथक मनुष्य के सांस्कृतिक इतिहास का ज्ञापक होता है। कुछ जातियों के सम्मिलित सांस्कृतिक इतिहास के विश्लेषण में भी यह सहायक होता है। यह प्रागैतिहासिक घटनाओं चरित्रों के प्रतिबिंबन का माध्यम होता है। यह इतिहास में अनुपलब्ध घटनाओं चरित्रों का भी दस्तावेज होता है। मिथक इतिहास निर्माण में भी सहायक होता है। कभी कभी एक दीर्घ अंतराल के बाद इतिहास ही मिथक बन जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐतिहासिक पात्र भी कई बार मिथक बन जाते हैं। वीर और आदर्श प्रेमी के रूप में उत्तर भारत के लोकमानस में पृथ्वीराज चौहान मिथक रूप में ही बसे हुए हैं। कोई इतिहासकार पृथ्वीराज चौहान का यह रूप अपने तर्कों और प्रमाणों के आधार पर बदलना चाहे तो उसे बड़ी परेशानी होगी। इसी तरह महाराणा प्रताप और शिवाजी को मिथक कथाओं में बदलने की कोशिश की गई है। हमारे यहाँ तो सन 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह और लक्ष्मीबाई को भी साहित्यकारों और लोक गायकों ने मिथक में बदल दिया है। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के विवाद को लेकर भी एक मिथकीय कथा चल रही है जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं के बराबर मिलता है। यूनानी समीक्षक यूहेमरस ने तो मिथक को परोक्षतः इतिहास ही स्वीकारा है। इसकी पुष्टि हर्बर्ट स्पेंसर ने कर दी है। अतएव मिथक और इतिहास का घनिष्ठ संबंध है। स्मरणीय है कि मिथक में इतिहास की भांति तथ्यात्मक सामग्री का भंडार नहीं होता, पर प्रत्येक जाति की अनेक ऐतिहासिक सच्चाइयां इनमें उजागर होती हैं। इनके माध्यम से जातियों को अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की अनुभूति होती है। उन्हें अपने गहन इतिहास की अनुभूति होती है। मिथकों में व्यक्त ये सत्य भले ही क्रमहीन हों, बिखरे हुए हों, अपूर्ण हों, किंतु मूल्यवान अवश्य होते हैं। इतिहास इनमें निहित अर्थों को ढूंढने, क्रमबद्ध व संयोजित करने का कार्य करता है। मानना चाहिए कि अत्यधिक विखराव एवं विशृंखलता के बावजूद मिथकों में इतिहास की वस्तु छिपी रहती है। इसलिए इतिहास के सांस्कृतिक आयामों की जानकारी के लिए यह अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। जाति विशेष के मनोविज्ञान, नागरिक आचरण, लोक विश्वास आदि में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन के इसी क्रम में धर्मतंत्र, राजतंत्र, सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद आदि अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार मिथक इतिहास की गहरी समझ का दरवाजा है। मिथक की पहचान के बिना संस्कृति के उत्थान पतन और इसकी विभिन्न मंजिलों की व्याख्या नहीं हो सकती। सर्वाधिक जर्जरता, थकावट एवं संकट की घड़ी में मिथक ही मानवीय अभिव्यक्ति के सबसे बड़े सहायक होते रहे हैं। जिन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में कोई अवशेष उपलब्ध नहीं है, उन घटनाओं एवं चरित्रों राम, कृष्ण, काली, शिव आदि के मिथक ही मिलते हैं। सृष्टि और मानवोत्पत्ति से संबंधित अनेक प्रश्नों का हल मिथक साहित्य में ही प्रतीकात्मक रूप में विद्यमान है। इतिहास का प्रत्येक संकट भी मिथक में प्रतिबिंबित होता है। सामान्यतः प्रागैतिहास को धार्मिक इतिहास मान लिया जाता है। इतिहास दर्शन के प्रति वस्तुनिष्ठ
वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण रखने के बजाय पौराणिक दृष्टिकोण रखा जाने लगता है। ऐसे में छुआछूत, शकुन अपशकुन विचार, कर्मकांड, अंधविश्वास आदि को प्रश्रय मिलने लगता है। इस समय हमारा सांस्कृतिक इतिहास जातीय जीवन के विभिन्न मूल्यों, संघर्ष, संस्थाओं, विचारधाराओं से बनता है। मिथक इन सभी के संघर्षों को संकेतों की भाषा के एक खास ढांचे में व्यक्त करता है। इतिहास जिनके बारे में मौन है, उनके बारे में भी मिथक बहुत कुछ कहते हैं। इस प्रकार मिथक इतिहास के बनने में अति सहायक सिद्ध होते हैं और लंबे समयांतराल के पश्चात इतिहास भी मिथक बन जाता है। मिथक के संबंध में पाश्चात्य विचारकों की धारणा ढूंढते हुए सबसे पहले हमारा ध्यान ज्ञानबातिस्ता विको पर जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम इतिहास को मिथक के रूप में देखा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मिथक अयथार्थ विवरण नहीं है। उन्होंने इतिहास का दर्शन स्पष्ट करते हुए प्रत्येक युग की अलग इकाई और स्वरूप निर्धारित किया। सभ्यता का आरंभिक युग ईश्वर युग था। धार्मिक परिवेश, विवाह एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के विकास के साथ नायक के युग के रूप में दूसरे युग का प्रादुर्भाव हुआ। बौद्धिकता के बढ़ने के साथ मनुष्य का युग आया। ज्ञानबातिस्ता विको मानते हैं कि आरंभिक समाज के धर्म, कानून, नैतिकता एवं जीवन की जानकारी मिथक से होती है। क्रोचे ने ज्ञानबातिस्ता विको की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उसमें अध्यात्मवाद को जोड़ दिया। इस प्रकार कविता और धर्म को मिथोपोएसिस में समन्वित किया। कार्ल मार्क्स के मत में मिथक इतिहास के कलात्मक प्रतिरूप हैं। इसी कारण मिथक एक समाज की जीवन प्रक्रिया को जितना उभारते हैं, उतना ही वैश्विक संकेत भी देते हैं, जो सामाजिक विकास के साथ कला संस्कृति में बार बार पुनर्जीवन प्राप्त करते हैं। अपने समय की कथा बनकर ये मानवीय जीवन की समग्रता व्यक्त करते हैं। अतः मानना चाहिए कि मिथक भी समाज और समय की एक भाषा है। आधुनिक समीक्षकों का एक वर्ग मिथक को इतिहास के रूप में मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मिथकों का स्रोत अज्ञात होता है। अब इतिहास और मिथक में भेद टटोलते हुए हमें दिखाई देता है कि इन दोनों के पारस्परिक संबंध बड़े घनिष्ठ हैं। बावजूद इसके दोनों में स्पष्ट अंतर भी परिलक्षित होते हैं। इसमें दिखाई देता है कि इतिहास घटित घटनाओं का प्रस्तुतिकरण होता है, जबकि मिथक कल्पना एवं यथार्थ के सामंजस्य से आदिम मानव एवं प्राकृतिक तत्वों के बीच रागात्मक संबंधों का सर्वेक्षण करता है। इतिहास की दृष्टि सदैव अतीत पर होती है, जबकि मिथक अतीत के आधार पर वर्तमान में भविष्य की संभावनाओं को भी अभिव्यक्त करते हैं। इतिहास घटना के बहुत बाद बनता है, परंतु मिथक घटना के साथ साथ बनता है। इतिहास का मिथकों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रभावों को हम इस प्रकार देखते हैं कि मिथक के निर्माण और विकास में इतिहास और प्रागैतिहास दोनों का योग होता है। इतिहास मिथक का विज्ञान है। इतिहास मिथक में अनुभूति बनकर रहता है और अपनी कलात्मक संरचना शक्ति अर्जित करके सदियों तक जनजीवन को अनुप्राणित करता रहता है। जिस प्रकार इतिहास का एक निश्चित विकास क्रम है, उसी प्रकार मिथकों का भी विकास क्रम उसके साथ साथ चलता है। समाज के समग्र ऑर्गेनिज्म का हर बदलाव मिथक की समग्र संरचना को प्रभावित करता है। मिथक इतिहास के लिए विषय वस्तु, ऊर्जा एवं शक्ति के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।
इस क्रम में हिंदी की मिथकीय रचनाएं एवं इतिहास के संबंधों को टटोलते हुए हमें साफ दिखता है कि मिथक शास्त्रीय इतिहास के प्रमाण इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि विभिन्न देवताओं के बीच आपस में सत्ता का संघर्ष शुरू से चल रहा था। वह प्रकारांतर से सामाजिक आर्थिक संघर्ष का ही मिथकीय रूप था। जयशंकर प्रसाद कामायनी के माध्यम से अपने समय का इतिहास कहने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध को रेखांकित करने के लिए महाभारत की कथा का चयन किया। अंधा युग हिंदी की चर्चित रचना है, इसमें महाभारत की कथा को आधार बनाया गया है। धर्मवीर भारती अपने इस महाकाव्यात्मक नाटक के माध्यम से आधुनिक समाज का वह सच कहते हैं जिसे कहने में इतिहास हिचकता है। दुष्यंत कुमार एक कंठ विषपाई में परंपरा भंजक, विद्रोही तथा सामाजिक वैषम्य का विष पीते शिव के सारे अंतर्विरोधों को आधुनिक पृष्ठभूमि में उजागर करते हैं। दुष्यंत के बाद मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमिल आदि में तथा समकालीन जनवादी कविता में मिथकों की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट परिलक्षित है। नंदकिशोर आचार्य का नाटक गुलाम बादशाह सल्तनत कालीन ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में अवाम, सियासत और साहित्य के बीच की दुनिया है जो एक दूसरे को मिलती दिखती है और एक ही समय में अलग अलग भी रहती है। यह नाटक एक शासक के दिल, दिमाग और उसके कृत्य को उसके मनोविज्ञान में झांक कर देखता है। शासक के शासकीय रूप और व्यक्ति रूप के बीच के संघर्ष को भी पकड़ता है। शासक को सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ विपरीत फैसले भी करने पड़ते हैं। बलबन, शहजादा, मुहम्मद, बुगड़ा खां जैसे चरित्रों के माध्यम से नाटकीय संघर्ष की सफल अभिव्यक्ति हुई है। सियासत के दांव पेंच के बीच आम आदमी की दुनिया है जो हमेशा से हाशिए पर होता है। सत्ता के बदलाव का उस पर असर है, लेकिन उसे इस बदलाव का कारक बनने का हक हासिल नहीं है। वह मूक गवाह है। दूसरी दुनिया अमीरों की है जो हमेशा अपना हित साधते हैं। सियासत की व्यर्थता को भी यह नाटक सामने लाता है। इस रूप में गुलाम बादशाह शीर्षक सटीक हो जाता है। यह शीर्षक स्पष्ट करता है कि बादशाह हमेशा अपनी कुर्सी का गुलाम होता है। उसे अपनी इस गुलामी को हमेशा बनाए रखने के लिए जन विरोधी फैसले करने पड़ते हैं। फिर हम नई कविता का संबंध जब मिथक से देखते हैं तो वहाँ मिथक का अर्थ बहुत ही उज्जवल दिखता है। मिथक के सहारे हमारे तमाम बड़े बड़े कवियों ने बड़ी बड़ी बातें कहने की चेष्टा की है। नई कविता में मिथकों का उल्लेखनीय उपयोग हुआ है। यहाँ परंपरा और संवेदना का योग भाववादी स्तर पर हुआ है। वहाँ वास्तविक इतिहास बोध गायब है। संवेदना ने परंपरा को अपने रूपाकार में तो ढाला, किंतु किसी प्रकार का ऐतिहासिक संस्कार अर्जित नहीं किया। यहाँ कविता में मिथकीय संकेतों में अराजकता बहुत बढ़ गई, क्योंकि इसके स्फुट अनुभवों का संसार वैयक्तिकता से उपजा था, जो हर व्यक्ति की अपनी विशिष्टता से जुड़ी है। इसीलिए ये सभी अनुभव परस्पर जुड़कर अथवा ऐतिहासिक आयाम के स्तर पर नहीं उभरते। इसी कारण नई कविता के मिथकीय संकेतों में धुंधली अराजकता एवं अनिश्चितता भी है। आधुनिक कविता अपने विकासशील यथार्थ बोध के साथ नए रूप विधान में लिखी जा रही है। इसलिए इसके मिथक नए और जनोन्मुखी हैं। कुछ विसंगतियां हैं, पर अधिकतर बड़े बड़े कवियों ने मिथकों का बहुत ही बेहतरीन उपयोग किया है। प्रख्यात कवि कुंवर नारायण के रचना संसार में मिथकीय प्रयोग पर विस्तार से बात की जा सकती है। मिथक और समकालीनता को एक ही सिक्के के दो पहलू मानकर
उन्होंने अपनी कविताओं में वेदों, पुराणों एवं अन्य धर्म ग्रंथों से उद्धरण दिया है। उन्होंने प्राचीन कथाओं के माध्यम से अप्रतिम काव्य सृष्टि की है। उनके काव्य में इतिहास और पुराण से संबंधित वृत्तांतों पर जो भी रचा गया, उसकी उपयोगिता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही सृजित हुई है। अपने विचारों को व्यक्त करने हेतु कवि पुराण वर्णित कथाओं, प्राचीन परंपराओं एवं समूहगत भावनाओं के तादात्म्य स्थापित कराते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति हेतु उनकी कल्पना स्वयमेव मिथकीय माध्यम अपना लेती है। मिथक हमारे धर्म, दर्शन और संस्कृति की नई व्याख्या करके उसे सर्वग्राह्य बनाता है। यदि नवीनता के नाम पर पुरातन को अग्राह्य मान लिया जाए तो नवीनता का कोई महत्व नहीं रह जाता। कवि अपने कथ्य के अनुरूप ही मिथक अपनाता है। कवि की अनुभूति जब राष्ट्रीय आयामों में ढलती है, तब जाकर काव्य में मिथकीय चेतना जन्म लेती है। कठोपनिषद पर आधारित कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य आत्मजयी में उठाई गई समस्या किसी ऐसे प्राणी की समस्या नहीं है जो दैनिक आवश्यकताओं के आगे सोच ही नहीं पाता। उनके नचिकेता के लिए केवल सुखी जीवन जीना पर्याप्त नहीं है, सार्थक जीवन जीना जरूरी है। आज की भौतिकवादी व्यवस्था से प्रभावित मानव समाज के आत्मपरक विचार को इसके द्वारा रेखांकित किया जा सकता है। आत्मजयी में कवि ने पीढ़ियों के संघर्ष के द्वारा युगीन जीवन के चित्रण का एक सार्थक प्रयास किया है। पुरानी पीढ़ी के प्रतीक नचिकेता के पिता वाजश्रवा उसके व्यक्तित्व को विकसित होने देना नहीं चाहते। नचिकेता विपरीत परिस्थितियों के विरोध में अधिकार समान होना चाहिए की मांग करता है। कवि कुंवर नारायण ने आत्मजयी में पौराणिक कथावृत्त का सहारा लेकर आधुनिक संदर्भों में देखने का प्रयास किया है तथा एक नया वैचारिक आलोक देकर इसकी महत्ता को और बढ़ा दिया है, जो उनकी मिथकीय दृष्टि का परिचायक है। इसी तरह उनके खंड काव्य वाजश्रवा के बहाने को भी देखने की जरूरत है। कह सकते हैं कि वाजश्रवा के बहाने खंड काव्य आत्मजयी का ही अगला खंड है। उनकी अन्य मिथकीय रचनाएं भी समयानुकूल प्रेरणा और समयानुसार युगबोध से भरी हुई हैं। मिथकीय उदाहरणों से, मिथकीय प्रतीकों से, मिथकीय बिंबों से, मिथकीय कथाओं के सहारे हर जगह श्रेष्ठ कवि कुंवर नारायण ने अपने समय के सत्य को उजागर किया है और जन जन तक एक कठोर बात बहुत आसानी से ध्वनित करने की चेष्टा की है। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि मिथ को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की कवि की दृष्टि भले ही नवीन हो, किंतु लगभग इसी दृष्टि से काव्य नाटक से भिन्न विधाओं में मिथ का प्रयोग करने वालों में कुछ कवि नए कवियों से इतर भी हैं। निराला ने पौराणिक गाथाओं की न केवल नई व्याख्याएं की थीं, बल्कि उन्हें उनसे जुड़ी रूढ़ियों से भी मुक्त किया था। जगदीश गुप्त रचना में मिथक के प्रयोग पर अधिक प्रसन्न नजर आते हैं, क्योंकि किसी प्राचीन कथांश को नए संदर्भ का सशक्त वाहक बनाकर उसे सफलतापूर्वक निभाह ले जाने के लिए जिस सामर्थ्य की अपेक्षा होती है, वह कम कवियों में उपलब्ध होती है। पुराने या पारंपरिक प्रतीकों के ग्रहण त्याग को लेकर नए कवियों में थोड़ा बहुत दृष्टिभेद मिलता है। कुछ कवि हमारे जातीय इतिहास के प्रणेता परंपरागत प्रतीकों को न केवल ललक के साथ स्वीकार करते हैं, बल्कि उसका प्रयोग न करने वाले कवियों की आलोचना भी करते हैं। अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को छोड़कर चलने वाले प्रगतिशील भावधारा के कवियों पर टिप्पणी करते हुए नागार्जुन ने लिखा भी है, ये लोग अपने प्रतीकों से नफरत करने लगे हैं और बात करते हैं जातीय इतिहास की,
मैंने तो काली, दुर्गा, त्रिमूर्ति, पंचमूर्ति जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल हमेशा किया है। तो नई कविता के अनेक कवियों ने पौराणिक आख्यानों को अपने काव्य में समाहित किया है। यहाँ पुरा कथाएं अथवा मिथ प्रतीकात्मक उद्देश्यों के साथ प्रयुक्त हुए हैं। संक्षेप में कहें तो नए कवियों ने मिथक का सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही रूपों में महत्व माना है। उन्होंने मिथ के उपयोग के प्रायः 4 कारण माने हैं। पहला, कि किसी उपेक्षित, तिरस्कृत एवं निंदित पात्र अथवा कथा को सहानुभूति के साथ प्रस्तुत करते हुए उसमें निहित मानवीयता को उजागर करने की शक्ति देना। दूसरा, किसी छिपे हुए महत्वपूर्ण अर्थ को साधार उद्घाटित करते हुए सांस्कृतिक वैभव के साथ कलात्मक चमत्कृति की प्रतीति कराना। तीसरा, प्राचीन कथा प्रसंग के सहारे अपनी संवेदना को विस्तार देना और इस प्रकार वस्तुपरकता अर्जित करते हुए नए सौंदर्य का विधान करना। और चौथा, आधुनिक दृष्टि की किसी जीवंत समस्या को व्यापक भूमि पर प्रतिष्ठित करने तथा गहराई देने के निमित्त उसे मिथकीय प्रतीकात्मकता प्रदान करना। निष्कर्षतः मिथक इतिहास नहीं होता, पर इतिहास में बहुत से मिथक छिपे होते हैं। कई बार मिथकों के माध्यम से किसी खास समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ऐतिहासिक पात्र भी कई बार मिथक में बदल जाते हैं। जिस प्रकार साहित्यिक और सांस्कृतिक मिथक होते हैं, उसी प्रकार विज्ञान द्वारा निर्मित मिथकों की भी कमी नहीं है। विज्ञान तर्क प्रणाली पर चलता है, मिथक विश्वास को महत्व देता है। इसके बावजूद विज्ञान ने कई मिथक गढ़े हैं। सुपरमैन, स्पाइडरमैन इसके उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। किसी भी जाति की सांस्कृतिक समृद्धि का पता उसके मिथकों द्वारा ही चलता है। जिस समाज में कोई मिथक नहीं होता, उसकी संस्कृति बहुत पुरानी नहीं मानी जा सकती। कारण, किसी भी मिथक को बनने में लंबा समय लगता है। साहित्य पुराने मिथकों में नया अर्थ भरकर अपने समय और समाज का सच कहने की कोशिश करता है। इस क्रम में वह मिथकों में बहुत कुछ जोड़ता है, कुछ घटाता चलता है। कई बार लोक मनोरंजन और लोक संस्कार के लिए लोक गायक किसी सामान्य ऐतिहासिक पात्र को अलौकिक शक्तियों से युक्त दिखाकर नया मिथक गढ़ने की शुरुआत करते हैं। उदाहरण के लिए भोजपुरी एवं मैथिली क्षेत्र में गाए जाने वाले आल्हा उदल की कहानी को देखा जा सकता है। इसी तरह कुंवर सिंह को लोकमानस ने एक मिथक रूप दे दिया है। और इस तरह की मिथकीय बातें, जहाँ इतिहास भी कई बार मिथक की तरह प्रस्तुत होती हैं, कई सारी हैं ही। और साहित्य, आधुनिक साहित्य में नई बात कहने के लिए ज़्यादातर समय में मिथकीय घटनाएं उसको प्रभावी ढंग से कहने में मददगार साबित होती है।